साथियों नमस्कार। सीटीईटी और यूपीटीईटी के लिए पर्यावरण विषय की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सभी पढ़ रहे थे अभी तक। एक क्लास हमने जो पिछली देखी है पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण क्या होता है, वो हमने उसकी फंडामेंटल क्लास की थी। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखती हैं कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम्स में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इको सिस्टम। यह इसकी अंग्रेजी है, इको सिस्टम। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे और अपने भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो यह क्या है? एक तंत्र है। एक पूरा क्या है? तंत्र। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? एक वह सिस्टम है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे से, जिसमें जो भी जीव रहेंगे वो क्या है? आपस में एक दूसरे से क्रिया करेंगे और अपने भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो जो अपने आसपास जो भी उनके भौतिक पर्यावरण होगा, जो भी रासायनिक पर्यावरण होगा, उसमें क्या है? सभी जो क्रियाएं हो रही हैं और मतलब वह सब मिलकर एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। वह पूरा क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं सिस्टम क्या होता है। जैसे कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम में कई सारी चीजें क्या होती है? जुड़ी होती हैं और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो वह व्यवस्था सिस्टम कहलाती है। इसी प्रकार से प्रकृति की यह एक व्यवस्था है जिसमें समस्त जीवधारी क्या है? एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं किसी ना किसी प्रकार से। जैसे मनुष्य है, मनुष्य पेड़ पौधों से कनेक्टेड है। ठीक है, पेड़ पौधे मनुष्य पर निर्भर हैं। तो मतलब सभी की एक दूसरे पर क्या है? निर्भरता है। और अपने भौतिक और रासायनिक पर्यावरण, जो हमारे आसपास क्या है? भौतिक और रासायनिक पर्यावरण है, उससे क्या है? समस्त जीवधारी पेड़ पौधे या जो भी है सभी क्या है? आपस में क्रिया करेंगे और इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भरता के माध्यम से एक सिस्टम के रूप में पूरा एक प्रकृति का तंत्र बना हुआ है जिसमें सभी एक दूसरे के साथ क्या है? क्रिया कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ निर्भर है। तो इस प्रकार से यह क्या कहलाएगा? पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा या पारितंत्र भी इसको कभी कभी बोल देते। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। ये है इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको पारितंत्र भी कहते हैं और इकोसिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। यह प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। क्या है? फंक्शनल यूनिट है। मतलब इसमें सारे क्या है? हम सारे कार्यों का अध्ययन करेंगे कि जो भी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। कुछ प्रकार के चक्र चल रहे हैं, कई प्रकार के चक्र होते हैं। ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, यह सभी क्या है? प्रकृति में चक्र होते हैं जिससे क्या है कि भौतिक पदार्थों का एक एक स्तर से क्या है? दूसरे स्तर में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। इसमें हम निर्भरता का भी अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से यह सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा की सबसे पहले किसने दी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, अर्थात कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले 1935 में, कब? 1935 में एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। यह क्या है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और इसको सभी लोग याद कर लीजिए। और यह क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने इकोसिस्टम शब्द का या पारितंत्र शब्द का या पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किया या किसने इसकी अवधारणा दी। तो ये क्या है? एजी टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया। चलिए अब देखते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। जिस प्रकार से यह क्या है? यह एक विज्ञान का अध्ययन है। इस तरह से जैसे कि हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, किसमें? जीव विज्ञान में। तो उसको हम क्या कहते हैं?
बायोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का, जो हम इकोसिस्टम का जो अध्ययन करेंगे तो उस विज्ञान को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी। इकोलॉजी, ठीक है। तो यह क्या है, पारिस्थितिकी कहलाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो ध्यान दीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी दो अलग अलग चीजें हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे हम किसको, जो इकोसिस्टम होगा वह क्या है, ये सिस्टम है, उस व्यवस्था को हम कहेंगे, ठीक है। और जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी, वह क्या कहेंगे हम, उसके अध्ययन को कहेंगे, स्टडी को कहेंगे हम, कि जिसमें जिस शाखा में हम उसका अध्ययन करते हैं इकोसिस्टम का, वह क्या कहलाती है, वह अध्ययन की वह शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। अब देखते हैं इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यह तीनों क्या है, बिल्कुल रट लीजिए परिभाषाएं, यह एग्जाम की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो देखिए, इसमें प्राकृतिक पारितंत्र हो सकता है, ठीक, नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं इसको। इसमें क्या है, जो इसमें सीधी बात है, जो चीजें प्रकृति ने बनाई हैं, प्रकृति निर्मित जो भी सिस्टम है या जो भी चीजें हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे प्राकृतिक पारितंत्र। तो वन है, जंगल, समुद्र है, झील है, मरुस्थल है, यह सब क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र के। मतलब इसमें जो भी सिस्टम डेवलपमेंट है, जिस प्रकार से जीवधारी और वनस्पतियां या और भी जो भी घटक हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भरता है इनकी, और इस प्रकार का एक जो तंत्र बना हुआ है, वह क्या कहलाएगा, वह प्राकृतिक पारितंत्र कहलाएगा। अब कृत्रिम पारितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं इसको। तो इसमें क्या है, जैसे फसल क्षेत्र है, एक्वेरियम है, बगीचा है, तो इसको क्या है, इसको मनुष्य के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कृत्रिम पारितंत्र। मतलब इसमें भी क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है, फसल क्षेत्र है, तो उसमें क्या है, पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसमें पेड़ पौधे भी हो रहे होंगे, उसमें जीव जंतु भी होंगे, उसमें हम लोग खाद भी डालते हैं, मनुष्य भी काम करते हैं। इस प्रकार से सभी क्या है, उसमें एक दूसरे पर डिपेंड है, और एक तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, जिसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कृत्रिम पारितंत्र। इसी प्रकार से एक्वेरियम में होता है, इसी प्रकार से बगीचे में भी होता है। यह सब किसके द्वारा बनाए गए पारिस्थितिक तंत्र हैं, मनुष्य के द्वारा। अब देखते हैं स्थायी और अस्थायी पारितंत्र। तो यह क्या है, स्थायी पारितंत्र में इसमें क्या है कि जो एक बृहद स्तर पर जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, और जो हमेशा ही क्या है, बने रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। जैसे जंगल है, तो जंगल क्या है, जंगल एक बहुत विशाल पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, परमानेंट वो जंगल क्या है, बने रहते हैं, तो वो स्थायी है, नहीं है कि कुछ महीनों या कुछ वर्षों के लिए है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। नदी है, नदियां बह रही हैं, बरसों से बह रही हैं, तो यह क्या है, जिसमें जो जो पारिस्थितिक तंत्र डेवलप होगा, तो वह क्या है, उसके किसके अंतर्गत आएगा, वह स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। और अब अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, जैसे वर्षा का तालाब है, कि मान लो कोई तालाब है, उसमें वर्षा का पानी भर गया, और उसमें क्या है, उसमें जीव जंतु आकर रहने लगे, वनस्पतियां आके उसमें जन्म हो गया, तो यह एक पारिस्थितिक तंत्र। इसमें आपस में निर्भरता भी हो जाएगी जीव जंतु और वनस्पतियों की, एक दूसरे से उनके क्या है, काम चलेंगे। तो यह एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा, यह अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। अस्थायी जलाशय, मान लीजिए हमने किसी अस्थायी जलाशय का निर्माण किया, जैसे कि अपने किसान भाई अपने खेतों में बना देते हैं तालाब सिंचाई के लिए, तो वहां पे क्या होगा, वहां भी काई जम जाएगी, ठीक, और उसमें कई जीव जंतु आके रहने लगेंगे, और भी उसमें कई हो सकता है वनस्पतियां भी उगाएं, तो इस प्रकार से एक सिस्टम क्या है, डेवलप हो जाएगा। तो वह कैसा पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, तो कैसा इकोसिस्टम हो जाएगा, वह अस्थायी इकोसिस्टम हो जाएगा। तो यह सब वर्गीकरण हम लोग अपने अपने अध्ययन के सुविधा के आधार पर करते हैं, कि किस प्रकार से हम बांट सकते हैं किसी चीज को। तो वैसे मेन वर्गीकरण इसका दो ही है, कि प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र। स्थायी और अस्थायी पारितंत्र भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे।
मित्रों, यदि बात की जाए पारिस्थितिक तंत्र के आकार की कि हमारा इकोसिस्टम कितना बड़ा हो सकता है साइज में, तो यह क्या है, यह दोनों प्रकार का हो सकता है। यह कैसा हो सकता है, यह छोटा भी हो सकता है, यह क्या है, यह बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो देखते हैं छोटा कैसा होता है। तो इसमें जैसे छोटे पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हमने ले लिया कि एक गमले का पानी। जैसे कि एक क्या होता है, एक गमला होता है, गमला में हम लोग पौधा लगाते हैं, और इसमें पानी होता है, मिट्टी होती है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होंगे मिट्टी में। पानी पहले से ही भरा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, इसकी सूर्य से क्या होगा, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेंगी और अपना भोजन बनाएंगी। ठीक है। और वायुमंडल से क्या लेंगे, यह CO2 लेंगे, बदले में क्या देंगे, हमें ऑक्सीजन देंगे। तो इस प्रकार से यह पूरा क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यह इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है। यह प्रकृति का एक सिस्टम बना हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण का एक सिस्टम बना हुआ है। इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो यह एक छोटा सा क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र है, एक गमले का पानी या गमला। तो यह क्या हो गया, एक छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर डेवलप हो गया। हम देखते हैं बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे समुद्र, वन, पृथ्वी। तो यह क्या है, यह बड़े पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण समुद्र है। समुद्र बहुत विशाल होता है, ठीक, और उसमें बहुत कई सारे छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, अलग अलग उनका सिस्टम बना हुआ है। तो इस प्रकार से यह सम्मिलित रूप से देखा जाए तो यह समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह कई हजारों किलोमीटर फैला हुआ है। तो यह बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। वन, जंगल भी कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। तो यह भी क्या है, एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र डेवलप करता है। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को ही ले लिया जाए, पूरी पृथ्वी में ही एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो यह क्या है, यह बड़े पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। अभी हम लोग यह देखेंगे कि अब सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्र यह कौन सा होता है। उत्पादक का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, इसको ऐसा कहेंगे, क्या उत्पादकता, उत्पादकता सर्वाधिक किस में होगी। तो हम यह देखेंगे कि किस उत्पादकता का भी कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे कि उत्पादकता होती क्या है। तो इसमें अभी यह जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। यह क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र कौन होता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जो इसमें उत्पादकता का मतलब होता है, इसको हम समझते हैं जैसे कि एक कोई जंगल है, तो इसमें जंगल में क्या होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे। हरे पेड़ पौधे क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश को, इनकी पत्तियां सूर्य के प्रकाश को CO2 की उपस्थिति, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेंगे, यह बाष्पोत्सर्जन की, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और इसके फलस्वरूप क्या होगा, यह अपना भोजन बनाते हैं। और यह भोजन क्या होगा, यह इनकी पत्तियों में क्या होता है, इसमें पौधे में स्टोर हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से प्रकृति में इन्होंने भोजन का उत्पादन किया। बस यही क्या है, उत्पादकता है। यही पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहलाती है। क्योंकि इस जो प्रकृति में, इस पर्यावरण में, इस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन सबसे पहले जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादक किसको कहा जाता है, हरे पेड़ पौधे। क्यों, क्योंकि यह क्या करते हैं, यह सूर्य के प्रकाश
और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्या करते हैं, यह भोजन का निर्माण करते हैं। और प्रकृति में यह एक अद्भुत क्षमता होती है, यूनिक, और ऐसा कहिए कि यह अद्वितीय क्षमता है। और ऐसी क्षमता किसी भी जीवधारी में नहीं होती है कि और कोई जीवधारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया सीधा सीधा वायुमंडल की CO2 या प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना ले। बाकी सभी जो जीवधारी हैं वह इन हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, और इस तरह से एक श्रृंखला का निर्माण होता है। वो कहे जाएंगे क्या, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। फिर कुछ जो जैसे मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उन जंतुओं को भी खा लेते हैं और डायरेक्ट पेड़ पौधों भी खा लेते हैं, जो हम लोग अभी फूड चेन में पढ़ेंगे। जो खाद्य श्रृंखला बनती है वह इसी प्रकार से बनती है। तो यह क्या हो गया कि जो हरे पेड़ पौधे हैं या उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वह कैसा कैसा बताया गया, सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। ऐसा कारण क्यों है इनका, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है तो इसमें क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, यह इनकी विशेषता है। तो चूंकि वर्ष भर वर्षा होगी तो यह सदा कैसे होते हैं, यह सदा हरित रहते हैं, सभी सदा हरे रहते हैं, या इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो जब सदा हरे भरे रहेंगे तो इसमें क्या है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भोजन का निर्माण करेंगे या ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें और जो वन होते हैं, जैसे पतझड़ वाले वन होते हैं या और भी कई प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वर्ष भर हरे भरे नहीं रहते हैं। तो जितने मौसम में उनकी पत्तियां गिरी रहती हैं तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार से सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्र कौन सा हो गया, सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्र हो गया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं, तो दो प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से, वही हम पीछे पढ़ा था हमने। एक तो हो जाएगा जैविक घटक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अजैविक घटक। तो इसमें जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, इसमें भी इसके अंतर्गत उत्पादक आ जाएंगे और उपभोक्ता आ जाएंगे। जैविक घटक हमने पढ़ा था जो सजीव होते हैं, जो जीवन होता है जिसमें, वह सब चीजें किस में आ जाएंगे, वह जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो उत्पादक यह स्वयं अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। उदाहरण हरे पौधे और शैवाल। इन शैवालों में भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और यह समुद्र में जो उत्पादन का स्रोत होते हैं, और यह समुद्र में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि उत्पादक वे होंगे जो स्वयं अपना भोजन बनाते। जैसे हमने अभी पीछे समझा था कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता क्या होगा, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, और किस पे डिपेंड रहते हैं, यह उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं। तो ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे इनको कहते हैं शाकाहारी, जैसे बकरी है, हिरण है, टिड्डा है, तो ये सब क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। फिर देखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें मांसाहारी हैं जो शाकाहारी को खाते हैं, जैसे मेढक है, बिल्ली है, मतलब यह क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को खा के अपना जीवन का निर्वाह करेंगे, तो इन्हें मांसाहारी भी कहते हैं। तो यह क्या हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। हम देखेंगे तृतीयक उपभोक्ता, तो शीर्ष मांसाहारी, इनको हम टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं अंग्रेजी में। शीर्ष मांसाहारी जैसे शेर है, बाघ है, यह क्या करेंगे, यह जो शीर्ष पर बैठे हुए मांसाहारी, मतलब अर्थात यह सभी को खाएंगे लेकिन यह इन्हें कोई नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। सर्वाहारी क्या होंगे, ओमनिवोर्स, तो जो पौधे और जानवर दोनों को खा लें उन्हें कहते हैं क्या, सर्वाहारी, मतलब सभी कुछ खाने वाले, सर्वाहारी। तो यह कौन से होंगे, जैसे मनुष्य, कौआ है, बिल्ली है, यह सब क्या है, सर्वाहारी है। बिल्ली क्या है, सभी कुछ खा लेती है। यह आप बिस्किट भी देंगे इसको जो, तो यह बिस्किट भी खा लेगी, अर्थात यह शाकाहारी भी है। और यह क्या है, चूहा भी खा जाएगी, तो यह क्या हो गई, मांसाहारी हो गई। इस प्रकार से इसमें दोनों गुण है, क्या हो गई, यह सर्वाहारी। इसी प्रकार से क्या होता है, मनुष्य का हाल भी होता है। मनुष्य क्या है, रोटी भी खाता है और मनुष्य मांस भी खाता है, तो इस प्रकार से है सर्वाहारी होगा।
अपघटनकर्ता डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो मृत जीव जंतुओं और पौधे के अवशेषों को विघटित कर सरल भौतिक तत्वों में बदलते हैं, उदाहरण जीवाणु और कवक। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है अपघटनकर्ता का, कि जैसे जो जीव जंतु की जब मृत्यु हो जाएगी या कोई भी पेड़ पौधा है मृत हो गया, तो सीधी बात यह क्या है, मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। तो ये जो अपघटन करता है वो क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी भी जीव जंतु की किसी की लाश पड़ी हुई है या कोई सड़ा गला पेड़ या कोई मृत पेड़ पौधा पड़ा हुआ है, तो वह कुछ दिनों में क्या होता है, सड़ने लगता है। तो यह किस वजह से सड़ता है, यह सड़ता है इन्हीं अपघटनकर्ताओं की वजह से, जीवाणु और कवकों की वजह से यह सड़ता है, और इन्हें छोटे छोटे तत्वों में, या क्या कहते हैं, सरल भौतिक तत्वों में बदल देते हैं। और जो प्रकृति की चीजें जो जीव जंतु के या पेड़ पौधे के शरीर के निर्माण में प्रयुक्त हुई थी, वह सब निर्मुक्त हो जाती हैं। इस प्रकार से यह काम क्या हो, किसका हो गया, अपघटनकर्ता का हो गया। हम देखते हैं कि अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो अजैविक घटक में सबसे पहला है प्रकाश, अर्थात इनमें क्या है, यह जीवन जीवन नहीं होता, यह कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो अजैविक घटक में कौन कौन से आ जाएगा, प्रकाश है, ठीक, इसकी भी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में बहुत रोल है। तो यह पर्यावरण का क्या है, एक घटक है। वायु है, वायु की सहायता से क्या है, सभी जीवधारियों का जीवन चलता है, श्वसन क्रिया करते हैं। तो यह भी एक ऐसा घटक है, अजैविक घटक है। जल, जल समस्त जीवधारियों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जल भी क्या हो गया, अजैविक घटक हो गया। मृदा, मृदा भी सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह इसमें क्या है, मृदा से हमें बहुत सारे खनिजों की प्राप्ति होती है। मृदा में हम लोग खेती करते हैं, तो इससे हमें क्या है, भोजन की प्राप्ति होती है। मृदा भी कैसा घटक हो गई, यह अजैविक घटक हो गया। अब हम देखते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये भी क्या है, ये भी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये सभी घटक उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक हैं। जितने भी सारे घटक हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के आधार हैं। जो प्रकृति की यह व्यवस्था है या जो पर्यावरण है, उसकी यह बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और इन जैविक और अजैविक घटकों की आपस में क्रिया के कारण ही क्या होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, डेवलप होता है। इस प्रकार से यह पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, और इनके अभी कार्यों का अध्ययन हम आगे क्लासेस में करेंगे। अब हम लोग इस वीडियो में जो हमने अभी तक अध्ययन किया है, इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा किसने दी? तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा होता कि पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा किसने दी थी, एजी टेंसले ने दी थी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बी, एजी टेंसले। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इकोलॉजी, या इसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल या हैकल। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों ही प्रश्न पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा सबसे पहले दी थी एजी टेंसले ने, और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अब अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र का, एक मिनट, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे उत्पादक पारितंत्र कौन सा है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, अब देखें इसमें ऑप्शन देखिए, मरुस्थलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पारितंत्र, घास स्थलीय पारितंत्र। तो सबसे जो उत्पादक पारितंत्र है वह कौन सा हमने बताया था, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पारितंत्र। यह सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र होगा। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, जैविक घटक। जैविक घटक का अर्थ है कि जिनमें जीवन है। तो देखते हैं, अच्छा इसमें क्या दिया है, उत्पादक,
उपभोक्ता, अपघटनकर्ता और जल। निश्चित ही जल इसमें सम्मिलित नहीं होगा। जबकि उत्पादक क्या होंगे, उत्पादक इसमें सम्मिलित होते हैं, उपभोक्ता भी सम्मिलित होते हैं, अपघटनकर्ता भी कैसे होते हैं, सजीव होते हैं और इनमें जीवन पाया जाता है। इसलिए यह क्या होंगे, जैविक घटक होंगे और जल अजैविक घटक होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता? हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या थे, प्राथमिक उत्पादक थे, इसके बाद में प्राथमिक उत्पादक क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे। प्राथमिक उत्पादक को कौन खाता था, प्राथमिक उपभोक्ता खाते थे। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन खाते थे, द्वितीयक उपभोक्ता। तो वह पूछ रहा है कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। तो देखते हैं, बकरी, तो बकरी तो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, तो बकरी तो इसका आंसर नहीं होगा। हिरण, तो हिरण भी क्या है, हिरण भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आए, क्योंकि यह हरे पेड़ पौधों को खाता है। और गाय, गाय भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यह केवल हरे पेड़ पौधों को खाती है, केवल प्राथमिक उत्पादक पर यह डिपेंड है। जबकि बिल्ली क्या है, द्वितीय उपभोक्ता होगी, क्योंकि यह हमने बताया था बिस्किट भी खा लेती है और यह चूहा भी खा लेती है। तो यह क्या हो गई, द्वितीय उपभोक्ता हो गई। अब अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनकर्ता कौन होते हैं? तो पौधे, जीवाणु व कवक, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव। तो पौधे, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव अपघटनकर्ता नहीं होते। कौन होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं अपघटनकर्ता, और यह सड़ी गली चीजों को खा करके उसका अपघटन सरल तत्वों में कर देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? तो अभी हम ऊर्जा प्रवाह का जो टॉपिक है, यह प्रश्न पहले ही मिल गया हमें। ऊर्जा प्रवाह हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वह अपने अंदर क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं सरल भाषा में, और उस भोजन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब अन्य जीवधारी इस पेड़ पौधे को खाएंगे तो उनके अंदर वही संचित हुआ जो भोजन है या संचित हुई जो ऊर्जा है उनमें प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार से यह क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह हो गया। ऊर्जा, वायुमंडल, जो हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है वह हरे पेड़ पौधों में आएगी, और हरे पेड़ पौधों से वह ऊर्जा किसमें ट्रांसफर होगी, प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी। इस प्रकार से यह क्या, एक चक्र चलता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता में जाती है। इस प्रकार से यह क्या है, एक प्रक्रम बना हुआ है, और इसमें एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर, इनको ऊर्जा के स्तर कहते हैं। तो इनको हम अभी अध्ययन आगे करेंगे। तो इसमें केवल एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैसे कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलेगी उसको हरे पेड़ पौधे इस्तेमाल करेंगे या हरे पेड़ पौधों के अंतर्गत स्टोर हो जाएगी, लेकिन हरे पेड़ से वापस सूर्य में ऊर्जा नहीं जाएगी। या ऐसा समझिए कि जो पौधों में जो ऊर्जा होगी उसको प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए बकरी ने खा लिया, तो यह जो पौधे के अंदर की ऊर्जा थी, भोजन करेगी, पौधे को खाएगी तो बकरी में आ जाएगी। लेकिन क्या पौधा अब लौटकर बकरी को खा सकता है? तो नहीं, तो इसमें ऊर्जा नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से यह कैसी हो गई, एक दिशा हो गई, मतलब आ तो रही है ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, लेकिन वापस जा नहीं रही, वापस जाने का मार्ग नहीं है। इसलिए इसमें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य आधार क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य आधार क्या है, जल और मृदा, ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व चक्र, शाकाहारी और मांसाहारी जीव, वातावरण और जलवायु। तो इसमें सबसे जो मुख्य आधार है ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व चक्र, यह क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य आधार होगा। कारण कि इन्हीं के कारण ही पूरा पारिस्थितिक तंत्र जिंदा होता है। यदि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ना हो और पोषक तत्वों का चक्रण ना हो तो ऊर्जा के सभी स्तर क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, और पूरी पारिस्थितिक तंत्र की व्यवस्था धराशायी हो जाएगी और जीवन संभव नहीं होगा। इस प्रकार से यह पारिस्थितिक तंत्र का क्या होगा, मुख्य आधार है, ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व चक्र।
तो इस प्रकार बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, जल और मृदा भी इंपॉर्टेंट है, शाकाहारी मांसाहारी जीव, वातावरण और जलवायु है, सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मुख्य आधार है वह ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व चक्र है। मित्रों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र को समझा। इस टॉपिक में आपको यदि कोई समझने में कोई परेशानी आई है या और भी कोई परेशानी है तो उसको हमारे बीच में शेयर अवश्य कीजिए कमेंट के माध्यम से, तो इससे हमें आपकी तैयारी में आ रही समस्याओं के बारे में पता लगता है और हमें फीडबैक मिलता है कि आगे हम आपके लिए कैसा काम करें। ठीक है मित्रों, अब यदि यह वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच में शेयर इसको अवश्य कीजिए, जिससे आप किसी जरूरतमंद साथी की हेल्प कर सकें। थैंक यू।